बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज का प्रोग्राम बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिलता रहे। तो आज हम एक डिफरेंट सब्जेक्ट पे बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बाहर के बड़े लर्नड मेंबर्स ने आज मुझे रेज़ किए हैं, और आज दिन को जब मैं कोर्ट्स में था तो उन्होंने कहा जी हमें इसका जवाब दीजिए, अपनी वीडियो में अपना लेक्चर बना के जवाब दीजिए। और वो जनरल आवाम के अवामुन्नास के दिलों में भी वो सवालात, 2-3 सवालात हैं। ये 9 मई के वाक़े से रिलेटेड, ये जो इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी है और ये जो कोर कमांडर हाउस को जलाया गया, कायद आज़म हाउस को जलाया गया, कर्नल शेर ख़ान का वो जो मुजस्मा है उसको गिराया गया, जलाया गया, जहाज़ जलाए गए, सरगोदा में, कराची में, लाहौर में, पिंडी में GHQ पे हमला हुआ, पेशावर में हुआ, सब जगह पे हुआ, सारे मुल्क में हुआ। आर्मी इंस्टॉलेशन खुसूसी तौर पर ये टारगेट थी। इस बारे में कुछ सवालात किए गए हैं और मुझसे उन्होंने जवाबात मांगे हैं। वो जवाबात मैं आपको तसल्ली बख्श तरीके से दूंगा। और ये याद रखिए कि मैं बायस्ड आदमी नहीं हूँ, किसी तासुब का शिकार नहीं हूँ, किसी फेवरेटिज़म और किसी नफ़रत का शिकार नहीं हूँ। मेरा एक इंडिपेंडेंट तज्ज़िया है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें मैंने मास्टर्स किया हुआ है, और मैं आपको अपनी स्टडी और अपनी रिसर्च वर्क की बुनियाद पर आपको इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल अफिलिएशन। ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी से आपको बताता हूँ। चलते हैं आज के सब्जेक्ट पर। आज का सब्जेक्ट है द ट्रुथ बिहाइंड 9 मई इंसिडेंट, यानी 9 मई के वाक़यात के पसे पर्दा जो सच्चाई है, जो हक़ाइक़ हैं, वो थोड़े थोड़े आपको बयान करूँगा। वीडियो आज की शॉर्ट है, लंबी नहीं है, तो वीडियो का वो जो सवालात हैं उन पर हम बाद में आएंगे। पहले आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएंगे, शॉर्ट सी है। बैकग्राउंड ये है कि 2022 अप्रैल में ये जो मौजूदा हुकूमत है, मिसाल के तौर पे जिसको ये लोग कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत है, और वैसे तो वो इलेक्टेड हुकूमत है, और वो हुकूमत ये जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कौमी असम्बली में लाने के बाद एक प्रॉपर तरीके से मेजॉरिटी लेकर आई है। यानी इमरान ख़ान को रुखसत किया उन्होंने, और फिर ये जो शहबाज शरीफ है या 13 जमातों का या 13 से ज़्यादा जमातों का ये जो कोलिजन है, ये आया है मिसाल के तौर पर। तो ये एक आइनी तरीके से ये सारा इन्होंने किया है। ये सब जानते हैं, मेरे कहने की बात नहीं है। आपको मैं थोड़ी सी एक पुरानी बात याद कराऊंगा, पिछले साल की है। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जब ये आया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नेशनल असम्बली में, जब ये वज़ीर आज़म था और इसको ख़दशात लाहक हो गए कि मेरी रुखसती का टाइम आ गया है, मुझे ये वज़ारत उज़्मा छोड़नी पड़ेगी, तो इसने बयानात देने शुरू कर दिए। आपको याद होगा ये बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये नहीं है कि ये मेरे पास महफूज है, ये पूरे मीडिया के पास ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। इमरान ख़ान ने कहा था कि मैं अपोजिशन में जाके ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। ये निकाल के देख लीजिए, जियो पे है, ARY पे है, समा न्यूज़ पे है, तमाम मीडिया हाउसेस जो चैनल चल रहे हैं उन पे है, और प्राइवेट मीडिया जो यूट्यूब पे लोग अपने वीलॉग्स बनाते हैं उनमें भी है। इमरान ख़ान ने ये कई दफ़ा ये बयानात दिए कि मैं अपोजिशन में जाने के बाद
ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। अच्छा, ये बयान जो इमरान खान ने उस वक्त दिया था, अप्रैल या मार्च या फरवरी 2021-22 में बयान दिया था, तो ये इस बयान के पसे पर्दा कोई मुहर्रिकात थे। मुहर्रिकात मैं आपको आगे चल के बताऊंगा वो मुहर्रिकात क्या थे और वो बयान देने की बैकग्राउंड क्या थी। उसकी कोई यकीनन बैकग्राउंड थी और उस बैकग्राउंड की रोशनी में वो बयानात दिए गए थे। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि ये जो नेशनल असम्बली का मामला है, हमारे मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है और ये हमारा जो डेमोक्रेसी है, जो सिस्टम है, अच्छा है बुरा है, चल रहा है, आधा चल रहा है आधा नहीं चल रहा, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, ये सारा आइन ने मुतय्यन किया है और 1973 की आइन में इसके तमाम मैकेनिज़्म जो है वो दर्ज है और पार्टीज़ ने उसको फॉलो करना है। कोई प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो करता है या प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करता, आज का हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कुछ और है। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, बहरहाल इसी के तहत पार्टी जो है हुकूमत बनाती है, इसी के तहत इलेक्शन होते हैं, इसी के तहत जो है अपोजिशन आती है, इसी के तहत जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है, जजेस अपॉइंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट होती है, हाई कोर्ट अपॉइंट होती है, उनके इख्तियारात हैं और सूबों के इख्तियारात हैं, मरकज़ के इख्तियारात हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे आइन में दी गई हैं। वो हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है। बात ये है कि मुल्क का सबसे पावरफुल इदारा जो है वो कौन सा इदारा है? वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो आर्मी है, इसमें कोई शक नहीं। मैं अनबाइस्ड बात करूंगा किसी के, मैं आर्मी का स्पोक्समैन नहीं हूं। मेरी पुरानी वीडियो भी निकाल के देख लीजिए, वो फ्री ऑफ बाइस्ड हैं, बिल्कुल मैं इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता हूं। अच्छा, मुल्क का सबसे पावरफुल इदारा है फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट। फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट, आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें या फ़ौज कह लें, एक ही बात है। अब पीटीआई को जब लाया गया तो उस वक्त ये इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो ठीक थी और इमरान खान उनके गीत गा रहा था। उनकी बैसाखियों पे सवार हो के तो हुकूमत में आया और हुकूमत में पीटीआई आई, कोई बहुत बड़ी मेजॉरिटी लेकर नहीं आई, उन्होंने काफ लीग वालों को साथ मिलाया, ये सारी इस्टेब्लिशमेंट ने काम किया था। और फिर एमक्यूएम को साथ मिलाया और एक वो पार्टी वाला सिंगल सीट वाला, सिंगल पार्टी वाला, पिंडी वाला, क्या नाम है उसका, वो शेख रशीद जो है, वो हर आने वाली हुकूमत के साथ मिल जाता है। कभी वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा बन जाता है, कभी वो काफ लीग का बंदा बन जाता है। खैर, वो अहम बात नहीं है उसकी, वो उसके पास कोई खातर खा कोई सीटें वीटें नहीं है। वो मलाई खाने के लिए पैदा हुआ है, मफादात उठाने के लिए पैदा हुआ है, उसको लोग सब जानते हैं, कोई इतना अहम बंदा नहीं है। अच्छा, मैं आपको जो सवालात के जवाबात दूंगा वो दलील के साथ दूंगा। मुझे मेरे दोस्तों ने पहला सवाल ये किया कि आप ये बात बताएं कि 9 मई का जो वाक़या पेश आया, यानी जीएचक्यू को जलाया गया, जीएचक्यू पे हमला किया गया और कोर कमांडर हाउसेस को जलाया गया, कोर कमांडर की वर्दी को एक डंडे पे उठा के वो घुमाया गया और कोर कमांडर के घर पे हमला करके फ्रिज में से सलाद और खाने और चीज़ें खाई गई और वहाँ से मोर उठा के ले गए और फिर जनाब वो कैप्टन कर्नल शेर खान का मुजस्मे को गिराया गया। यानी ये तमाम टारगेट एक प्लानिंग के तहत किए गए। वो प्लानिंग ये थी कि आर्मी को हमने ज़िच करना था, आर्मी को हमने नीचा दिखाना था और आर्मी को हमने
ये बताना था कि तुम्हें हम पीटीआई वाले सज़ा देंगे, तुम्हें हम सबक सिखाएंगे। और ये सबक सिखाने वाली कहानी जो है ये आज की नहीं चल रही थी, ये 4 नवंबर से भी पहले की चल रही थी। थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाऊं तो 4 नवंबर को जो इमरान खान को टांग पे लगने वाली मुबैना गोली जो है, जो उसके रद्द अमल में कोर कमांडर लाहौर का घेराव किया गया और कुछ चीज़ें नहीं तोड़ी फोड़ी गई लेकिन घेराव किया गया, और कोर कमांडर पेशावर का घेराव किया गया और आर्मी को गलीज़ तरीन गालियाँ दी गई। उस वक्त जनरल बाजवा जो थे वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, और मैं समझता हूँ कि आर्मी ने उस वक्त भी 4 नवंबर 2022 का वाक़या है, आर्मी ने उस वक्त भी रिएक्ट नहीं किया। हालांकि इतना पावरफुल इदारा है, वो चाहता तो बहुत ताकत से बड़े ज़ोरदार तरीके से रिएक्ट कर सकता था, और रिएक्ट करने के नतीजे में बड़ी किलिंग हो सकती थी, बड़ी फायरिंग हो सकती थी, बड़ी जानों का खून खराबा हो सकता था। रिएक्ट क्यों नहीं किया मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये मेरी वीडियो जो है आज से 5-6 माह पहले जो बनाई थी मैंने 4 नवंबर 2022 के वाक़े में, जिसका टाइटल है विजडम ऑफ पाक आर्मी हेड्स, वो निकाल के आप मेरी वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं। वो बातें सारी मैंने उसमें कर दी हैं, और क्या बातें की हैं, मेरा ओपिनियन क्या है, ये सारा आप वहाँ देख सकते हैं। और आज भी मेरा ओपिनियन ये है। आज का जो सवाल है वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि आर्मी जो है इतना पावरफुल इदारा है, तो आर्मी ने रिएक्ट क्यों नहीं किया। यानी ये जो 9 मई का वाक़या है, यानी GHQ पे हमला हो गया, चीज़ें जलाई गई, गमले तोड़े गए और गेट तोड़े गए। किसी ने गेट उतार के कोर कमांडर का जाके कबाड़िए के पास को 9-10 हज़ार का बेच दिया, स्टील का गेट, और किसी ने मोर उठा के ले गया, कोई पंखे उठा के ले गया, कोई तस्वीरें उठा के ले गया, कोई फ्रिज से खाने उठा के ले गया, और फिर आग लगा दी। और फिर उन्होंने स्टेटमेंट दे के मीडिया पे ये कहा कि हमने ये काम कर दिया है, आपको सबक सिखाना था, सबक सिखा दिया। अब सबक उन्होंने सिखाया है या नहीं सिखाया है, इसका फैसला आपने करना है। हुआ ये कि 9 मई का जब वाक़या हुआ तो कोर कमांडर हाउस उनको खाली मिला, किसी एक भी फौजी ने रिएक्ट नहीं किया। गोली चलाना तो दूर की बात है, कोई छड़ी, कोई डंडा, कोई पत्थर भी अवाम को नहीं मारा गया। और ये हमला करने वाले पीटीआई के दहशतगर्द थे, और पीटीआई के सारे वर्कर थे, और पीटीआई के लीडर भी थे। लाहौर था, कराची था, सरगोदा था, पिंडी था, या ये पेशावर था, या मर्दान था, ये सब जगह पे पीटीआई के वर्कर्स ने ये काम किया। और इन्होंने बाकायदा मीडिया पे आके स्टेटमेंट दी थी, और जो ऑडियो लीक्स हैं उसमें हदायत देती हुई मैडम यास्मीन राशिद के क्लिप मौजूद हैं। हदायत दे रही है, आप फ़लाँ जगह हमला करो, फ़लाँ जगह हमला करो, फ़लाँ जगह हमला करो। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, और ये अब इस चीज़ से भाग नहीं सकते पीटीआई वाले। पीटीआई वालों का कहना ये है कि हमें ताज्जुब है कि फ़ौज का रिएक्शन क्यों नहीं आया। अब मैं आपको बताऊंगा फ़ौज का रिएक्शन क्यों नहीं आया। फ़ौज का रिएक्शन इसलिए नहीं आया कि ये फ़ौज भारत की फ़ौज नहीं थी, इसराइल की फ़ौज नहीं थी, अफ़गानिस्तान की फ़ौज नहीं थी, हमारे मुल्क की पाकिस्तान की फ़ौज थी। अगर ये गोली चलाते, रिएक्ट करते, पत्थर मारते, या किसी किस्म का जंगो जदल का मैदान गर्म हो जाता, तो ये बहुत बड़े लेवल पे कत्ल व गारतगरी हो जाती, खून खराबा हो जाता, और पाकिस्तान के दुश्मनों भारत और अफ़गानिस्तान
और इसराइल या और जो पाकिस्तान के छुपे दुश्मन हैं, वो उनका एजेंडा मुकम्मल हो जाता। वो चाहते थे कि पाकिस्तान में सिविल वार शुरू हो जाए, आर्मी के दरमियान और अवाम के दरमियान सिविल वार शुरू हो जाए, जिसका राग पिछले 1.5 साल 2 साल से शेख रशीद और इमरान खान अलाप रहे हैं कि मुल्क जो है सिविल वार की तरफ चला जाएगा। भाई आपको फरिश्ते ने आके बता दिया मुल्क सिविल वार की तरफ चला जाएगा। सिविल वार शुरू करने वाले, उसके हालात पैदा करने वाले आप लोग हैं, पीटीआई वाले हैं। इसलिए कि जब आप आर्मी इंस्टॉलेशन पर हमला करेंगे, आर्मी रिएक्ट तो करेगी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी जहानत का मुजाहरा किया, बड़े बर्दाश्त का मुजाहरा किया, बड़े सब्र का मुजाहरा किया, रिएक्ट नहीं किया और समझदारी से काम लेते हुए एक भी गोली नहीं चलाई, और वो मुल्क सिविल वार के खौफनाक हालात से बच गया। मुल्क खौफनाक हालात से बच गया और मुल्क में सिविल वार शुरू नहीं हुई। अब ये पाकिस्तान के दुश्मनों का अव्वलीन एजेंडा है कि पाकिस्तान में शाम की तर्ज पर, लबनान की तर्ज पर, जो है इराक़ की तर्ज पर सिविल वार शुरू हो जानी चाहिए, जो कि नहीं हो सकी। हमारे आर्मी हेड्स ने बिल्कुल बड़ा वाइजली, बड़ी दानिशमंदी से ये फैसला किया और मुल्क को एक घिनौनी साजिश से बचा लिया। अच्छा, इस वजह से सिविल वार नहीं हो सकी और इनका मंसूबा नाकाम हो गया। भाई आपने किसी और चीज़ पे हमला क्यों नहीं किया? आपने कुछ बिल बोर्ड नहीं तोड़े, आपने सिविल सड़कों पे हमला नहीं किया, वापडा हाउस पे हमला नहीं किया, आपने बिजली कंपनियों पे हमला नहीं किया, आपने और इदारों पे हमला नहीं किया, सिर्फ आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमला किया। ये इंस्टॉलेशन पे हमला करने का मकसद ये था कि सिविल वार का आगाज़ यहाँ से होगा। अल्लाह ने करम किया कि सिविल वार नहीं हुई। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि आर्मी ने रजिस्ट क्यों नहीं किया? उसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि उन्होंने दानिशमंदी का मुजाहरा किया, बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया, मुल्क को सिविल वार से बचा लिया। एक्सक्यूज़ मी। दूसरा सवाल ये है कि जिन जत्थों ने आर्मी इंस्टॉलेशन पर हमले किए, कायदे आज़म और रेडियो पाकिस्तान पर करोड़ों का नुकसान किया और अमलाक को जलाया, और आर्मी के अपने आदमी थे, ये उनका मुबैना तौर पर उनका क्लेम है पीटीआई वालों का। और वो बेवकूफ़ इंसान एतजाज़ हसन जो अब बिल्कुल सठिया गया है, एतजाज़ हसन जो है वो अपनी दिमागी सलाहियत खो चुका है। वो कह रहा है ये आर्मी के अपने बंदे थे जिन्होंने खुद कोर कमांडर हाउस जलाया, जीएचक्यू पे हमला किया, कायदे आज़म हाउस जलाया। भाई आपके पास वीडियो के शवाहिद मौजूद हैं, आपके पास उनकी अपनी रिकॉर्डिंग मौजूद है। वो हाउस जलाने के बाद, कोर कमांडर घर में हमला करने के बाद, उसकी वर्दी लहराने के बाद बता रहे हैं कि ये मैंने किया है, मेरा बेटा फिल्म बना रहा है। सबके पास मौजूद है, पूरे पाकिस्तान के पास मौजूद है। अब मैं आपको बात बताऊं कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, इसके पास बाकायदा हमारी हुकूमत के पास, हमारी आर्मी के पास एविडेंस मौजूद है। और आर्टिकल 73 और 74 ऑफ दी कानून शहादत ऑर्डर 1984 की आर्टिकल्स के तहत, जिनका मैंने अभी नाम लिया है, ये शहादत जो है, ये सबूत जो हैं मॉडर्न डिवाइसेस से जो बनाए गए हैं, जो फोटोकॉपियर होते हैं, जो यूएसबी होते हैं, जो सीडी रोम ड्राइव होती है, या जो वीडियो क्लिप्स होते हैं, ये काबिल कबूल शहादत है। इसको इंग्लिश में कहते हैं दिस इज़ एडमिसिबल एविडेंस अंडर कानून शहादत ऑर्डर 1984। और इस शहादत की रोशनी में उन्होंने बिल्कुल सही लाइन ऑफ एक्शन अडॉप्ट की है, उन्होंने मुकदमात कायम किए हैं। और मैं आपको
बाकायदा रिसर्च करके बता रहा हूँ कि कुछ मुकदमात सिविल कोर्ट्स में चलेंगे, ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स में चलेंगे, और कुछ मुकदमात जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे। अब आप ये पूछेंगे कि सिविल के लोगों के मुकदमात जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट में कैसे चलेंगे, वो तो मिलिट्री पर्सनल नहीं है, उनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में कैसे चलेंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो 1952 का है। पहले कानून ये था कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और कोर्ट मार्शल जो होता था वो आर्मी ऑफिसर्स का, आर्मी पर्सनल्स का होता था, आर्मी एक्ट 1952 के तहत। लेकिन 2016 में जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर आई तो फिर उसमें अमेंडमेंट की गई, और वो मुकदमात, वो वाक़यात जिनमें दहशतगर्दी का होना साबित हो या दहशतगर्दी का अमल पाया जाए, जैसे कोर कमांडर हाउस को जला दिया, जैसे कायदे आज़म हाउस का जला दिया, जैसे सरगोदा में वो जो MM आलम का जहाज़ था या जहाँ भी था वो जला दिया गया, जैसे कर्नल शेर खान का मुजस्मा गिरा के उसकी बेतौकीरी की गई, या और आर्मी इंस्टॉलेशंस की बेतौकीरी की गई, या GHQ को जलाया गया। तो ये वाक़यात दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं। और पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट 1952 की जो अमेंडमेंट 2016 में हुई है उसकी दफ़ात के तहत ये सिविल के लोगों का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। अब मिलिट्री कोर्ट वो समरी ट्रायल करते हैं, समरी ट्रायल करके सज़ा देने के बाद फिर उनको अपील का हक भी होता है, हाई कोर्ट में होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। ये एक अलग चैप्टर है, उस पर बाद में बात करेंगे। तो वो सिविल के लोगों का मुकदमा भी वहाँ चल सकता है। तो आपको ये बताना था कि नाकाबिले तरदीद शहादत आर्मी के पास, हमारी एजेंसियों के पास मौजूद है। उन्होंने सही तरीक़ाकार अपनाया है और उन्होंने इनके ख़िलाफ़ FIR और मुकदमात और गिरफ़्तारियाँ और वो चीज़ें कानूनी रास्ता अपनाते हुए किया है। उन्होंने सिविल वार नहीं की, उन पर तशद्दुद नहीं किया, उनको मारा नहीं। ये देखें किस कदर झूठा आदमी है। पहले एक टांग पे गोली का वो तमाशा बना के लोगों को बेवकूफ़ बना के ये अदालतों में पेश नहीं हो रहा था इमरान खान, और जब इसको रेंजर्स ने पकड़ा और गिरफ्तार किया तो फिर इसकी टांग ठीक हो गई। अब अपनी टांगों में भागता दौड़ता है, चलता है। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। लोगों को अकल नहीं है कि ये पाकिस्तान दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। इमरान खान और इसके साथी ये पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान में सिविल वार करना चाहते हैं, और ये जो आर्मी इंस्टॉलेशन पर हमला करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा। भारत के लोग या पाकिस्तान के दुश्मनों का ये प्रोग्राम है आर्मी इंस्टॉलेशन पर हमला किया जाए, आर्मी के ख़िलाफ़ हाइब्रिड वार शुरू की जाए। 14,000 बंदे मीडिया पर्सनल इन्होंने हायर किए हुए थे जो पाकिस्तान में, और मेजर आदिल राजा और हैदर मेहदी की तरह UK में बैठ के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हाइब्रिड वार का हिस्सा है और पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। लोग उनको देखते भी हैं और YouTube से वो पैसा भी कमा रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा वो पूरा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये था कि ये अब PTI पाकिस्तान दुश्मन जमात डिक्लेयर हो चुकी है। आज